नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। और भारत न्यूज़ में आज खबरें तो बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन जो मेन खबरें हैं वो बॉलीवुड से जुड़ती दिख रही हैं और मुंबई से ज़्यादा है। पता नहीं क्या चक्कर है, आज मुंबई से बहुत खबरें हैं। पहले राकेश जी का स्वागत कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे खास मेहमान। सर, मुंबई माया नगरी ऐसे नहीं कहा जाता। खबर सबसे पहले वहीं से ले लेते हैं कि अब ईडी ने जो है वो रणबीर कपूर के बाद कुछ और स्टार्स को जो है वो समन करने की एक जो बात सामने आई है। ईडी ने फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर, टीवी एक्ट्रेस हिना खान और टीवी की दुनिया के जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन किया है। हाल ही में ईडी ने 4 अक्टूबर यानी बुधवार को रणबीर को समन भेजा था। 6 अक्टूबर को रायपुर, छत्तीसगढ़ में एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। हालाँकि लेटेस्ट खबर के मुताबिक रणबीर ने ईडी को मेल करके 2 हफ्ते का वक़्त माँगा है। इसके पीछे एक्टर ने पर्सनल फैमिली रीज़न और पहले कर चुके कमिटमेंट्स का हवाला दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में सिर्फ रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा ही नहीं, बल्कि टीवी और बॉलीवुड जगत के और भी कई सेलेब्स शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में सनी लियोन, पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़, म्यूज़िक कंपोज़र विशाल ददलानी का नाम है। हालाँकि फिलहाल आधिकारिक तौर पर इन सेलेब्स के नाम सामने नहीं आए हैं। थोड़े-से मामले को भी आपको बता दें, दरअसल ईडी इन सारे सेलेब्स को तलब कर रही है, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शरीक हुए थे। सौरभ पर हवाला के ज़रिए सितारों को पैसा देने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के कई सितारे इस साल की शुरुआत में फरवरी महीने में महादेव बुक ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल होने दुबई पहुंचे थे। खबरों की माने तो इस शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। वहीं शादी में पहुंचकर कई सितारों ने परफॉर्म भी किया और यही वो कहानी है जो अब सामने आ रही है। तो राकेश जी, एक बड़ा सिंडिकेट और ईडी जो आजकल जैसे माना भी जा रहा है किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, और अभी एक लंबी लिस्ट दिख भी रही है। देखिए रोहित जी, ईडी की जहाँ तक बात है तो ईडी का काम ही है हर वो ऐसी गतिविधि जो कानून के दायरे से बाहर है या कानून के दायरे में रह कर के नहीं किया जा रहा है, यानी कि कानून का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है और खास तौर से आर्थिक मामलों का लेन-देन, जिसमें कि सरकारी खजाने में जितनी रकम आनी चाहिए या सरकार को जितनी रकम मिलनी चाहिए या सरकार ने जो आर्थिक गतिविधि या लेन-देन से संबंधित जो नियम कायदे तय कर रखे हैं, अगर उन नियम कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो ईडी वहाँ दखल देती है। और ईडी जो है, वो समाज के सामने एक मानदंड भी रखती है, लोगों के लिए एक संदेश भी देती है कि जो कोई भी देश के आर्थिक हितों और आर्थिक नियम कायदों की अनदेखी करेगा, ईडी उसको नहीं छोड़ेगा, ईडी उसको नहीं बख्शेगा। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है, उसके दो तरफ़ा मायने हैं। एक, तो जो लोग देश के आर्थिक कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको कानून के दायरे में लाना, और दूसरा, उन तमाम लोगों को या देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सबको ये संदेश देना कि कानून सर्वोपरि है और अगर आप देश के आर्थिक कानून और उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। और ईडी ने इसीलिए खास तौर से बड़े-बड़े नेताओं को निशाना बनाया है और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और अभिनेताओं को निशाना बनाया है, ताकि लोग ये ना कहें कि ईडी सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, आम लोगों पे कार्रवाई करती है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है जो कि इस तरीके का जिनका हाई प्रोफाइल नहीं है, और ईडी पे ये आरोप कोई ना लगाए कि ईडी जो है वो हाई प्रोफाइल लोगों को या वीआईपी लोगों को ईडी टच नहीं करती, जबकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा आर्थिक लेन-देन करते हैं और कानून के दायरे से कई बार बाहर भी लेन-देन करते हैं। तो ईडी ने इस एक कार्रवाई से जो है वो कई संदेश दिए हैं। और रही बात रणबीर कपूर की या हिना खान की या हुमा कुरैशी की या कपिल शर्मा की, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने कानून के दायरे का उल्लंघन किया होगा, तभी ईडी के अधिकारी इनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। इनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि चलो भाई, आपने आर्थिक लेन-देन किया, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कानून का जो दायरा है, कानून में जो प्रावधान है, आपने उन प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए ईडी आपके दरवाजे पे खड़ा है
और ईडी आपको इस बात की ताकीद कराता है, इस बात का ध्यान दिलाता है, और ईडी की ज़िम्मेदारी है कि जो भी इस जो आर्थिक लेन-देन से जुड़े हुए जितने भी नियम कानून हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे, ईडी आपको पकड़ के कानून के दरवाजे तक ले जाएगा, अदालत में ले जाएगा, और वहाँ अदालत के सामने साक्ष्य और सबूत के साथ आपको जो उचित कार्रवाई होगी, अदालत जो उचित समझेगी, वो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन आप ये ना समझें कि आप अगर सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, आप ये ना समझें कि आप फ़िल्मी पर्दे के बड़े सितारे हैं, आप ये ना समझें कि आप सत्ता में या कुर्सी पे या बड़े राजनेता हैं और आपकी बड़ी हैसियत है, तो ईडी आपको छोड़ देगा। ईडी के लिए आम आदमी से लेकर के और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े-बड़े नेता सब उनकी नज़र में समान हैं, और सबको वो लेकर के अदालत जा रही है। ये एक अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है, और इससे लोगों को सबक लेना चाहिए, और इससे जो है सो जो देश का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक लेन-देन में, उसकी भी भरपाई होगी, लोगों को सज़ा भी मिलेगा, कुछ ऐसे दूसरे लोग जो इस तरीके की गतिविधि करने की ताक में बैठे हैं, उनको सबक भी मिलेगा, और जनता को ये संदेश भी जाएगा कि देश की जो संस्था है प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, वो जो है अपना काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से कर रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ईडी अपना काम कर रही है, इन सितारों को अब समन गया है। समन जाने का अर्थ है कि उन्हें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे या उन्हें इस तरह के कोई टिप मिले होंगे, तो अब इन सितारों से पूछताछ होगी। वो अपनी पूछताछ में क्या कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये साफ होगा कि कितने जो उन पे आरोप लग रहे हैं, वो सही हैं या वो अपने आप को आरोप मुक्त साबित कर पाते हैं। ये जब वो पेश होंगे ईडी के सामने, उसके बाद पता चल पाएगा। फिलहाल अगली खबर भी राकेश जी देखिए, मुंबई से अभी ही। आपको रोहित जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें देखने वाली बात ये होगी कि दुनिया को हमेशा हँसाने वाले, मुस्कुराने वाले, चुटकुले सुनाने वाले कपिल शर्मा के चेहरे पे मुस्कान रहेगी या मुस्कान गायब हो जाएगी? या चेहरे पे शिकन ईडी होगी का नाम सुन या के तो चेहरे पे किसी तनाव कितना ज़्यादा होगा कि दुनिया को हँसाते-हँसाते उस आर्थिक लेन-देन के कहते हैं ना कि मकड़जाल में कपिल शर्मा इस तरीके से उलझ गए कि क्या उनको इस बात का भान रहा, और अगर नहीं रहा, तो क्या वो ईडी के अधिकारियों के सामने जब जाएँगे, तो उनका अंदाज़ वही होगा, जो वो अपने शो में होते हैं, या वो अंदाज़ बदला हुआ होगा, और ईडी किस तरीके से डील करेगी इन सेलिब्रिटीज़ के साथ, ये भी देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि वो ईडी का नाम सुन के तो बड़े-बड़ों के चेहरे जो हैं वो लटक सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे वो उन सितारों पे मुझे लगता है ज़्यादा तलवार लटकी होगी, जिन्होंने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। जो तो शादी में शिरकत करने गए थे, या जो वहाँ पे पार्टी का हिस्सा बने थे, उनसे तो अलग हो सकता है पूछताछ हो कि क्या था वहाँ पे, कैसे था, ये सब चीज़ें। पर जिन्होंने परफ़ॉर्म किया है, तो डेफ़िनिटली उन्होंने पैसे भी लिए होंगे। लिए हैं तो किस माध्यम से लिए हैं? हुँ, आपने लिए हैं हुँ, तो उसकी कोई रिसिप्ट है कि नहीं है, क्या है? हुँ, या किस हुँ। तरीके से आपको मिले? वो सारी चीज़ें मुझे लगता है हो सकती हैं, और आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं और किन-किन सितारों का इसमें नाम जुड़ता है। मैं ये कह रहा था कि अगली खबर भी मुंबई से ही है। शरद पवार बड़े नेता हैं। कल उनका एक बयान आया, जिसमें उन्होंने सीट शेयरिंग पर कहा कि दिल्ली में तो बात बन चुकी है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ मेरी बहुत बार बात हुई है, और वहाँ पे वो 4 सीट पे लड़ेंगे और कांग्रेस 3 सीट पे लड़ेगी। तो राकेश जी, जिस तरह से शरद पवार फ्रंट फुट पे आके इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अघोषित कन्वीनर के तौर पे भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो नेता होता है गठबंधन का, वही इस तरह की चीज़ें बिफोर टाइम डिस्क्लोज़ कर सकता है। देखिए, ये आपने यक्ष प्रश्न जो है वो मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है, और इसका सीधा-सीधा जो कहते हैं ना ठोस जवाब जो है, वो अभी राजनीतिक गलियारे में किसी के पास भी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से शरद पवार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, इंडी गठबंधन में ये पहली बार है जब कोई नेता सार्वजनिक तौर पर अ, गठबंधन में जो विभिन्न दल हैं, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कोई जानकारी सामने साझा कर रहा है, तो वो शरद पवार हैं। ज़ाहिर तौर पे पहले नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से जो है वो हाशिए पे हैं,
या कह लें कि हाशिए पे अगर नहीं भी है तो एक तरीके से उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है इंडी गठबंधन और उसकी गतिविधियों को लेकर के। तो ऐसे में शरद पवार का सामने आना और दिल्ली में सीट शेयरिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है और कांग्रेस जो कल तक इंडी गठबंधन को ओवरटेक करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी या चीजें अपने हिसाब से तय करने की कोशिश कर रही थी, उसके नेता इस मुद्दे पे खामोश है। उसके नेता खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग है, उसको लेकर के खामोश है। इवन कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पे खामोश है, लेकिन बयान किसकी तरफ से आ रहा है? तो बयान महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार की तरफ से आ रहा है। तो गौर करने वाली बात है कि अगर सीट शेयरिंग हुई तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई, लेकिन ना तो कांग्रेस खुल के कुछ बोल रही है, ना आम आदमी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार है। ऐसे में शरद पवार का इस बारे में बयान जो है वो बड़ा ही कहते हैं कि मायने रखता है, क्योंकि शरद पवार की जो राजनीति है और उनका जो तौर तरीका है और उनका जो अपना एक ओहदा है, शरद पवार भले महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को सीमित करके रखते हैं, बट शरद पवार के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जो है वो जनता के बीच, देश के दूसरे हिस्से में जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है ये मालूम नहीं, लेकिन हाँ, देश के नेताओं के बीच उनकी अपनी एक अलग पहचान है और उस पहचान की वजह से जो है वो कई बार सत्ता पक्ष, विपक्ष और कई दलों के नेताओं के साथ वो अपने संबंधों का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन इस मामले में जो उन्होंने बयान दिया है वो काफ़ी मायने रखता है और अगर शरद पवार की बात सही होती है और सीट शेयरिंग वाक़ई में हो जाती है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इसकी पुष्टि कर देती है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में शरद पवार जो है वो इंडी गठबंधन के कोऑर्डिनेटर की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल जिस विश्वास से उन्होंने कहा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से 2-3 बार बात हुई है और वो इस मुद्दे के लिए राज़ी हैं। तो ये कोई बयान जो है वो आम नेता नहीं दे सकता। हाँ, वो कांग्रेस के होते तब भी थी। एक सवाल उनसे और पूछा गया कि सभी इंडी गठबंधन के दल गौतम अडानी पे बहुत हमलावर रहते हैं, पर आप उनके साथ एक जगह खड़े नज़र आते हैं, एक उद्घाटन भी करते हैं, कोई फीता भी काटते नज़र आते हैं और तो ये 2 चीज़ें संभव कैसे होंगी? एक तो आप उनका विरोध भी कर रहे हैं इंडी गठबंधन में रह के, कि वो अडानी अच्छे नहीं हैं और दूसरा आप उनके साथ किसी सार्वजनिक जगह पे भी हैं। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए एक गठबंधन की एक हर पार्टी की सोच अलग-अलग है। मैं उसमें मना नहीं करता। लेकिन जिस पोर्ट का मैंने मुंद्रा पोर्ट का वो ज़िक्र कर रहे थे, वो बहुत आगे बढ़ा है, उसने बड़ा योगदान किया है और वो सब चीज़ें कर रहे थे। तो जो शरद पवार के विषय में कहा ही जाता है कि एक क्वेश्चन का वो बड़ा गोलमोल तरीके से आंसर देते हैं, जिसको समझना डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए शरद पवार जी की जो राजनीति है और उनका जो व्यक्तित्व है, वो दोनों के बीच विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए क्योंकि एक तरफ तो वो भाजपा यानी कि बीजेपी की सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप मढ़ते और जड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित भी करते हैं, ठीक है? उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि नेताओं के साथ कुछ और संबंध और देश की राजनीति में जनता के सामने कुछ और बयानबाजी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती। लेकिन शरद पवार उसी नेता का नाम है जो इस तरीके से राजनीति करते हुए आए हैं और फिर भी उन्होंने अपने एक कहते हैं ना महाराष्ट्र में उन्होंने अपना वजूद और अपना जनाधार बनाए रखा है। तो कहीं न कहीं उनकी राजनीति का ये एक अभिन्न अंग है कि कई बार वो कहते हैं ना कि अजित पवार को नकार देते हैं, कई बार ठुकरा देते हैं, कई बार फिर वापस ले लेते हैं। तो ये उनकी राजनीति का एक कहते हैं कि जाना-पहचाना सा उनका अंदाज़ है। तो इसलिए जो है वो शरद पवार क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये इसके बारे में कयास लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन शरद पवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मतलब राजनीति में जो है वो किंग मेकर हमेशा बने रहते हैं और जैसा कि अभी उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कल या परसों कहा भी था कि शरद पवार ने जो है वो फडणवीस को अपने जाल में फांस लिया था। तो शरद पवार की जो राजनीति है और उनका जो अंदाज है और जो उस अंदाज की वजह से शरद पवार जो है उनके बारे में कोई भी कयास लगाना बड़ा मुश्किल होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। शरद पवार शिवसेना के
ठाकरे जो बाला साहब थे उनसे भी मिला करते थे। बाद में बाला साहब और उनके बीच जो है वो राजनीतिक मैदान में विरोधाभासी बयान भी आते थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते थे। बाद में जब बाला साहब नहीं रहे तो उन्हीं के बेटे के साथ मिलकर सरकार भी बना ली। कांग्रेस जिस कांग्रेस से अलग हुए उसी कांग्रेस के साथ जाके मिल बैठे, उसी कांग्रेस के साथ अब इंडी गठबंधन में है, उसी कांग्रेस के साथ कुछ दिन पहले उन्होंने इंडी गठबंधन में जब नहीं भी थे तब भी उन्होंने सरकार बना ली। तो इनकी जो राजनीति है और उस राजनीति में न तो कोई विचारधारा है, न तो कोई रणनीति है। हाँ, ये मौके की राजनीति जरूर करते हैं और धरातल की सच्चाई को देखते हुए कभी भी किसी के साथ मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और किसी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। तो ये इनके साथ जो है वो बड़ा ही एक अजीबोगरीब स्थिति है, जो कि मुझे लगता है कि आमतौर पे किसी दूसरे दल या नेता के साथ नहीं दिखती। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि शरद पवार कैसे पिछले कुछ सालों में बीजेपी से मिले थे और सहमत भी थे सरकार बनाने के लिए। उसमें इतनी लोगों को लग रहा था ये तो दूसरी पार्टी के नेता है, ऐसे बोलेंगे ही, इसमें क्या है। लेकिन अभी प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं एनसीपी की, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्तमान में शरद पवार के साथ हैं, उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उनसे 2022 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का अनुरोध किया गया था। जब शिंदे सूरत में थे और बाद में गुवाहाटी में थे, तो तत्कालीन एमवीए सरकार के करीब 15 मंत्रियों समेत एनसीपी के सभी 51 विधायकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर शरद पवार से एकनाथ शिंदे और बीजेपी से हाथ मिलाने का अनुरोध किया था। इंडिया टुडे का जो भी कन्क्लेव चल रहा है उसमें पटेल ने कहा कि हमें उस समय लगा था कि भाजपा नेता और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है कि 2022 की घटना के बारे में कोई बात नहीं करता। पत्र पर शरद पवार के रुख से संबंधित एक सवाल पर पटेल ने कहा कि अगर सवाल ये है कि क्या हमें बीजेपी से बात करने की अनुमति दी गई थी, तो इसका जवाब हाँ है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शरद पवार को फोन किया। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। पटेल ने यह भी दावा किया कि शरद पवार ने पाटिल को मीडिया से बचने के प्रति आगाह किया और सुझाव दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री से सावधानी से मिले। पटेल ने दावा किया कि 2-3 दिन बीत गए और शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो ये जो बातें बयान कर रही हैं कि हमने चिट्ठी लिख के दी, उसमें सभी विधायकों के हस्ताक्षर थे, उनको पता भी था ये अब किससे मिलने जा रहे हैं, बीजेपी से क्या बातचीत चल रही है। तो ये बातें जो बताती हैं, ये बताती हैं कि कल जो हम जिक्र कर रहे थे कि शरद पवार राजनीतिक पिच पर कौन सी गेंद फेंकने वाले हैं, ये कोई नहीं जानता। वो टर्न होके किस तरफ जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और ये अब उनकी ही पार्टी के नेता, अब चाहे पार्टी अभी आधिकारिक तौर पे तो एक ही है, अभी तो ईसी ने फैसला नहीं किया, ये प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं जो शरद पवार के राइट हैंड रहे हैं। देखिए रोहित जी, इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि याद कीजिए वो दिन जब शिवसेना दो फाड़ हो गई थी और जी एक धड़ा जो है वो गुवाहाटी में बैठा हुआ था और उस मुद्दे पे शरद पवार का जो बयान था, उनका जो रुख था, बड़ा नरमी भरा रुख था। ये पार्टी का कानूनी मामला है, उद्धव ठाकरे सुलझा लेंगे और इस तरीके के उनके बयान आ रहे थे। उनके बयान में कहीं भी तल्खी नहीं थी। उनके बयान में कहीं भी न तो बीजेपी के खिलाफ तल्खी थी, न तो शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ तल्खी थी। वो इसको बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपने बयानों के जरिए लोगों के सामने जा रहे थे, ताकि लोगों को ये न लगे कि वो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उनका साथ छोड़ रहे हैं और लोगों को ये भी ना लगे कि शरद पवार जो है वो हमलावर हैं शिंदे गुट के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। वो सीधे सीधे इसको शिवसेना का अंदरूनी मामला बता करके और खुद को उन्होंने किनारे कर लिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये उद्धव ठाकरे खुद इस मामले में ये उनका घरेलू मामला है, वो खुद इसको निपटा लेंगे। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है। और आपने जो बात कही कि जिस तरीके से जो है वो प्रफुल्ल एनसीपी पटेल। के नेता जो हैं वो उन्होंने जो बयान दिया है कि उससे पहले बैठक हुई थी, सबके सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे, अनुमति थी, तो ये साफ साफ जो है वो इस बात को दर्शाता है कि एनसीपी पहले से सारी बिसात बिछा चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी और उसके बाद जो
शिवसेना शिंदे गुट है, उसके बाद उसने ये कदम उठाया था। और इसमें कहीं ना कहीं इनकी भी कहते हैं ना कि या तो सहमति थी या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। यही वजह है कि जैसे ही सरकार बनी, सरकार किसी की भी हो, एनसीपी उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। ये बात अब साफ हो चुकी है, क्योंकि सरकार जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और एनसीपी की थी, तब भी एनसीपी उसका पार्ट थे। जब सरकार बदल गई और बीजेपी और शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट जो है, जब सत्ता में आया, तो एनसीपी को लगा कि हम तो किनारे हो गए, हमारे लिए क्या। तो तुरंत उन्होंने अपने लिए सत्ता का दरवाजा खोल लिया और खुद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट को उन्होंने झटक दिया और यहाँ आकर के सरकार में शामिल हो गए। लेकिन अब शरद पवार के सामने ये बड़ी दुविधा की स्थिति थी कि वो आधिकारिक तौर पे कैसे कहें, आधिकारिक तौर पे दो दलों को नकार करके, अपने ही गठबंधन को तोड़ करके और सरकार में शामिल हो जाते, इस पे भी लेकर के सवाल उठ सकते थे। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार आधिकारिक रूप से अभी भी कांग्रेस और शिवसेना के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के जो प्रमुख नेता अजित पवार को बैकडोर से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ एंट्री करा के सरकार में शामिल हो गए। और अभी भी आधिकारिक तौर पे अजित पवार और उससे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, जो अभी सरकार में मंत्री हैं या सरकार के साथ हैं, उनको पार्टी से निकाला नहीं है, निष्कासन नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई की गई है। तो ये सब मामले जो हैं, वो कहीं न कहीं आपस में ये दिखाते हैं कि ये जनता के सामने तो किसी और रूप में है, लेकिन इनके बीच का जो अंदरूनी रिश्ता है, वो कुछ और ही कहानी बयाँ कर रहा है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है भी, क्योंकि जब अजीत पवार ने शपथ ली थी और दोबारा उप मुख्यमंत्री अब वो बने, तब राज ठाकरे जो हैं मनसे के, उन्होंने ज़रूर कहा था, ये जो बात आपने कही, आपने उनकी आज बात एक बोली है कि ये इसमें शरद पवार की सहमति है। हालाँकि शरद पवार पहले दिन से इस चीज़ को मना करते आए हैं कि मेरी कोई सहमति नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग गुट है, उसकी एक अलग सोच है और मैं अभी भी एमवीए का हिस्सा हूँ। तो हम उनकी बात भी मानते हैं, क्योंकि वो जो सामने से प्रत्यक्ष तौर पे कह रहे हैं, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। इसी को राजनीति कहती है। लेकिन ये भी सच है कि अभी किसी भी नेता को निकाला नहीं गया और अभी ईसी का फैसला भी आना बाकी है, जिसमें भी शरद पवार का बयान भी आया है कल कि ईसी हमें घड़ी का निशान दे चाहे ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता हमारे साथ है। तो कहीं न कहीं वो इस पिच पे भी खेल रहे हैं कि कल को अगर निशान नहीं भी मिला घड़ी का, या ऐसी स्थिति बन भी गई कि अलग-अलग चुनाव लड़ना पड़ा या 2 एनसीपी बन जाएँ, तो उस स्थिति में भी उन्होंने एक सिम्पैथी फैक्टर रखा हुआ है। घड़ी का निशान मिले चाहे ना मिले, हम पार्टी दोबारा खड़ी कर लेंगे और हम चुनाव जीत सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये इस चर्चा से समझ आता है, जो हमने चीज़ें कही, वो कहीं भी हमारी कही हुई चीज़ें नहीं हैं। अगर शरद पवार एनसीपी के अजीत पवार के साथ हैं या नहीं हैं, उस पे राज ठाकरे बोल चुके हैं कि वो साथ ही हैं अंदर खाते। और शरद पवार बीजेपी के साथ कितना है, इस विषय में प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 2 दिनों में जो बोला है, वो अपने आप में एक सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ गया कि किस तरह से उनकी मौन सहमति थी या उन्हें चीज़ों का पता था। अब वो इनकार करें या ना करें, ये देवेंद्र फडणवीस जाने या प्रफुल्ल पटेल जाने या शरद पवार जाने, क्योंकि अब श प्रफुल्ल पटेल और फडणवीस ने वो चीज़ें जो पर्दे के पीछे चल रही थी, वो सामने रख दी सबके, कि भई ये हो देखिए, रहा था। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक करके जनता के डोमेन में रखने के पीछे का इरादा क्या है? पर्दे के ये पीछे बड़ी की बात बात को सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच लाने का जो मकसद है, वो खास समय पे लोगों के सामने लाई जा रही है। थी। आपका ऑडियो पूरी तरह, राकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है अच्छा, और आपने जो बात रखी वो आप हो नहीं पाई पूरी एक्चुअली ड्यू टू अ, नेटवर्क इश्यू। मैं ये कह रहा था कि ये जो एक इस अभी जो एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं,
और उन बातों के बारे में चर्चा हो रही है कि पर्दे के पीछे पहले क्या हुआ था, सरकार बनने से पहले क्या हुआ था, क्या रणनीति बनी थी, क्या साझेदारी हुई थी, क्या आपस में जो है रजामंदी हुई थी। उस रजामंदी को इतने महीने के बाद जनता के बीच लाने का क्या मकसद है? और इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी करके कि कौन किसके साथ था, किसकी सहमति थी, किसने हस्ताक्षर किए थे, किसने क्या किए थे, ये अचानक से ये बात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय क्यों बन रही है? और कौन है इसके पीछे और वो क्या चाहता है और वो क्या छुपाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? और इस कहते हैं ना कि लुका-छिपी के खेल के पीछे इस तरीके की चर्चा को हवा दे करके वो क्या हासिल करना चाहता है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो राजनीति में बड़े मायने रखती है और वो भी तब जब महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन एक नया करवट ले रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सोचने, समझने और देखने की ज़रूरत है क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हमारा और आपका ये धर्म बनता है कि हम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ देखें, समझें और परखें और उसके मायने क्या हो सकते हैं नेताओं के लिए, देश की राजनीति के लिए और आम लोगों के लिए, इस पे जो है वो हम सबकी नज़र रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए हमने एक राजनीतिक विश्लेषक का जो सबसे बड़ा काम होता है कि वो अपनी राय तभी रखता है जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज़ हमने जितनी चीज़ें बताई वो या तो प्रफुल्ल पटेल ने कही हैं, या वो देवेंद्र फडणवीस ने कही हैं, या वो राज ठाकरे ने कही हैं। उनकी कही चीज़ों को हमने वर्तमान की चीज़ों से जोड़कर आकलन करने की कोशिश की है। आपने सही कहा कि आने वाले दिनों में हमें नज़र रखनी होगी इस मुद्दे पे और क्या और बयानबाज़ी सामने आती है, क्या और समीकरण सामने आते हैं, ईसी का क्या फैसला होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। राकेश जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका आंकलन का हिस्सा बनने के लिए और अपना समय देने के लिए और मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी और नई खबर के साथ और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ज़रिए बताइए कि आप क्या सोचते हैं? इसमें आपका क्या आकलन है? इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।